हेलो डियर। आज हम सभी कक्षा छठवीं के हिंदी विषय के मल्हार पाठ्य पुस्तक का पाठ 2 गोल का प्रश्न उत्तर सीखेंगे। चलिए देखते हैं पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास। मेरी समझ से, जिसमें क्या नंबर है, नीचे दिए गए प्रश्नों का कौन सा सटीक उत्तर है उसके सामने तारा स्टार बनाइए। प्रश्न नंबर इसमें 1 है, दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हाकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। मेजर ध्यानचंद की इस बात से उनके बारे में क्या पता चलता है। विकल्प 1 है, वे अत्यंत क्रोधी थे। विकल्प 2 है, वे अच्छे ढंग से बदला लेते थे। विकल्प 3, उन्हें हाकी से मारने पर वे अधिक गोल करते थे। विकल्प 4 है, वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए। जो भी विकल्प आपको उचित लगता हो उसे ज़रूर कमेंट में दीजिए। चलिए उत्तर देखते हैं। विकल्प 4, वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए। क में दूसरा प्रश्न आया, लोगों ने मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना क्यों शुरू कर दिया। विकल्प 1, उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण। विकल्प 2, उनकी हॉकी स्टिक की अनोखी विशेषताओं के कारण। विकल्प 3, हॉकी के लिए उनके विशेष लगाव के कारण। विकल्प 4, खेल भावना के कारण। कौन सा उत्तर चाहिए। विकल्प 1, उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण। इस तरह से आप बहुविकल्पी प्रश्नों का उत्तर देंगे। ख आया है। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। आप ऐसे इसका लिख सकते हैं, मैंने ये उत्तर चुने क्योंकि खेल को सही भावना से खेलना। मेजर ध्यानचंद ने गुस्से की आलोचना की और खेल भावना से बदला लिया। गुस्से की आलोचना की और खेल भावना से बदला लिया। हॉकी का जादूगर, मेजर ध्यानचंद की अद्वितीय हॉकी कौशल के कारण उन्हें हॉकी का जादूगर कहा गया। यानी दोनों विकल्प जो दिया गया है इसलिए चुना गया। पहला था खेल को सही भावना से खेलना, मेजर ध्यानचंद ने गुस्से को आलोचना की और खेल भावना से ही बदला लिया। और दूसरा का जो था हॉकी का जादूगर, मेजर ध्यानचंद की अद्वितीय हॉकी कौशल के कारण ही उन्हें हॉकी का जादूगर कहा गया। इस तरह से दोनों विकल्प का उत्तर मैंने इस आधार पर दिया। इस तरह से आप लिख सकते हैं। मिलकर करें मिलान। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थों या संदर्भों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। चलिए देखते हैं। शब्द, अर्थ या संदर्भ। शब्द में है लांस नायक, बर्लिन ओलंपिक, पंजाब रेजिमेंट, सैंपर्स एंड माइनस टीम, सूबेदार, छावनी। अर्थ में है स्वतंत्रता से पहले सूबेदार भारतीय सैन्य अधिकारियों का दूसरा सबसे बड़ा पद था। भारतीय सेना का एक पद रैंक है। सैनिकों के रहने का क्षेत्र। 4, वर्ष 1936 में जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजित ओलंपिक खेल प्रतियोगिता जिसमें 49 देशों ने भाग लिया था। 5, स्वतंत्रता से पहले अंग्रेज़ों की भारतीय सेना का एक दल। 6, अंग्रेज़ों के समय एक हॉकी दल। तो चलिए पहला देखते हैं लांस नायक। जो भी सही है आप कॉपी कलम उठाए लिखते जाइए नंबर। लांस नायक क्या होगा इसका सही। भारतीय सेना का एक पद या रैंक था। पहला का दूसरा ऑप्शन नहीं सही है।
बर्लिन ओलंपिक। तो वर्ष 1936 में जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजित ओलंपिक खेल प्रतियोगिता, जिसमें 49 देशों ने भाग लिया था, ये बर्लिन ओलंपिक का अर्थ होगा। पंजाब रेजिमेंट। स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजियों की भारतीय सेना का एक दल, पंजाब रेजिमेंट। पढ़ाते समय बताए हैं, तो गोरखा रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, ऐसे बहुत से रेजिमेंट इस समय भी चल रहे हैं। सैंपर्स एंड माइनस टीम, आप पढ़े हैं, इसका उत्तर क्या होगा? अंग्रेजों के समय का हॉकी दल, सैंपर्स एंड माइनस टीम थे। सूबेदार। स्वतंत्रता से पहले सूबेदार भारतीय सैन्य अधिकारियों का दूसरा सबसे बड़ा पद था, सूबेदार का। छावनी। सैनिकों के रहने का क्षेत्र छावनी कहा जाता है। इस तरह से आप इसके अर्थ को मिलाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से सुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए, आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया। अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। क्या? बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। हम लोग पढ़े हैं, इसका अर्थ भी देखे थे। चलिए क्या हो सकता है देखते हैं। इस पंक्ति का अर्थ है कि जो व्यक्ति बुरे काम करता है वह हमेशा इस डर में जीता है कि किसी न किसी दिन उसके साथ भी वैसा ही बुरा व्यवहार होगा जैसा उसने दूसरों के साथ किया। वह व्यक्ति के मनोविज्ञान को दर्शाता है जहां उसकी अपनी बुराई उसे असुरक्षा और भय का शिकार बना देती है। इस तरह से आप इसका अर्थ लिख सकते हैं। ख, मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। मेजर ध्यानचंद पाठ में कहे थे, तो इसका संदर्भ क्या होगा? चलिए देखते हैं। इस पंक्ति का अर्थ है कि मेजर ध्यानचंद हमेशा टीम भावना को महत्व देते थे। वे खुद गोल करने की बजाय अपने साथी खिलाड़ियों को गोल करने का अवसर प्रदान करते थे ताकि उनकी मेहनत और कौशल का भी सम्मान हो सके। उनकी यह खेल भावना और निस्वार्थता ही उन्हें लोगों के दिलों में खास जगह दिलाने में मददगार रही। इस तरह से आप इसका उत्तर बता सकते हैं, लिख सकते हैं। सोच विचार के लिए संस्मरण को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। ध्यानचंद की सफलता का क्या राज था? आप संस्मरण पढ़े होंगे तो आपको अच्छी तरह से याद आ गया होगा। चलिए उत्तर देखते हैं। कड़ी मेहनत और समर्पण। कड़ी मेहनत और समर्पण, टीम भावना भी, निस्वार्थ अद्वितीय खेल कौशल, अनुशासन और नैतिकता आदि मेजर ध्यानचंद की सफलता का राज था। इस तरह से आप उत्तर लिख सकते हैं। कड़ी मेहनत और समर्पण, टीम भावना, निस्वार्थ अद्वितीय खेल कौशल, अनुशासन और नैतिकता आदि मेजर ध्यानचंद की सफलता का राज था। किन बातों से ऐसा लगता है कि ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे? उत्तर होगा गोल का श्रेय साथी खिलाड़ियों को देना, दूसरों को यहाँ भी आ रहा है, टीम की प्राथमिकता देना, खेल भावना का पालन, अन्य खिलाड़ियों को प्रेरित करना आदि बातों से ऐसा लगता है कि स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे। वह स्वयं से पहले दूसरों को
रखते थे। इन बातों से हमें पता चलता है। इस तरह से उसका उत्तर लिखेंगे। संस्मरण की रचना। उन दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। इस वाक्य को पढ़कर ऐसा लगता है मानो लेखक आपसे यानी पाठक से अपनी यादों को साझा कर रहा है। ध्यान देंगे तो इस पाठ में ऐसी और भी अनेक विशेष बातें आपको पता दिखाई देंगी। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए। तो आप पढ़ेंगे और उसके बाद उत्तर देंगे। कह अपने अपने समूह में मिलकर इस संस्मरण की विशेषताओं की सूची बनाइए। विशेषताओं की सूची। व्यक्तिगत अनुभव साझा करना। उन दिनों में पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। संस्मरण में व्यक्तिगत अनुभव साझा करना। उन दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर खेला करता था। आत्मकथात्मक शैली यहाँ पर है। मैंने उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। नैतिक संदेश। सच मानो बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। प्रेरणादायक घटनाएं। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। निस्वार्थता और टीम भावना। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती कि मैं गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। इस तरह से संस्मरण की विशेषताओं की सूची हो सकती है। आप भी ध्यान देंगे तो व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हैं, आत्मकथात्मक शैली में बोलते हैं, नैतिक संदेश भी मिलता है, प्रेरणात्मक घटनाएं मिलते हैं, निस्वार्थता और टीम भावना। ये सब क्या थे? मुख्य विशेषताएं थी। चलिए आगे देखते हैं। अपने समूह की सूची को कक्षा में साझा करें। जब अपने समूह की सूची इस तरह से आप बना लेंगे तो उसे कक्षा में साझा करना है। अपने समूह की सूची को कक्षा में साझा करते समय उपरोक्त विशेषताओं का उल्लेख करें और ये जो विशेषताएं इनका उल्लेख करें और उदाहरण के साथ समझाएं कि कैसे ये विशेषताएं संस्मरण को प्रभावशाली और प्रेरणादायक बनाती हैं। इससे सभी विद्यार्थियों को लेखक की शैली और उनके संदेश को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। इस तरह आप कर सकते हैं। शब्दों के जोड़े विभिन्न प्रकार के। जैसे जैसे मेरी खेल में निखार आता गया। जैसे जैसे के मुख्य शब्द है। वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। इस वाक्य में जैसे जैसे और वैसे वैसे शब्दों के जोड़े हैं जिनमें एक ही शब्द 2 बार उपयोग में लाया गया। ऐसे शब्दों के शब्द युग्म कहते हैं। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? शब्द युग्म कहते हैं। शब्द युग्म में 2 शब्दों के बीच में छोटी सी रेखा, जो रेखा है छोटी सी लगाई जाती है, जिसे योजक चिन्ह कहते हैं। कौन सा चिन्ह कहते हैं? योजक चिन्ह कहते हैं। योजक यानी जोड़ने वाला। योजक यानी जोड़ने वाला। आप भी ऐसे 5 शब्द युग्म में लिखिए। तो आप लिख सकते हैं। कॉपी कलम उठाइए और लिख लीजिए कॉपी पे। शब्द युग्म में समान शब्दों के साथ जैसे जैसे, बार बार, चलते चलते, ढूंढते ढूंढते, बदलते बदलते, ये शब्द युग्म है। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोकझोंक की घटनाएं होती रहती हैं। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोकझोंक की घटनाएं होती रहती हैं। इस वाक्य में भी आपके 2 शब्द युग्म दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन शब्द युग्म में दोनों शब्द भिन्न भिन्न हैं। जैसे यहाँ समान समान आ रहे थे, लेकिन यहाँ भिन्न भिन्न है। धक्का मुक्की नोकझोंक दोनों शब्द क्या हैं? शब्द युग्म में भिन्न है, एक जैसे नहीं है। आप भी ऐसे 5 शब्द युग्म लिखिए जिनमें दोनों शब्द भिन्न भिन्न हैं। तो ऐसे आप भी लिख सकते हैं। शब्द युग्म भिन्न शब्दों के साथ जैसे वैसे, खाना पीना, चलते फिरते, आगे पीछे, इधर उधर, इस तरह से आप भी लिख सकते हैं। ग
हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं। इन वाक्यों में जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची गई है उन्हें ध्यान से पढ़िए। रेखा जिनके हार या जीत, बच्चे व बूढ़े। हम इन शब्दों के को योजक की सहायता से भी लिख सकते हैं। हार जीत, बीच में या हटा करके हार जीत, बच्चे बूढ़े, योजक चिन्ह। आप नीचे दिए गए शब्दों की को योजक की सहायता से लिखिए। शब्द हैं अच्छा या बुरा, छोटा या बड़ा, अमीर और गरीब, उत्तर और दक्षिण, गुरु और शिष्य, अमृत या विष। तो आप लिख सकते हैं अच्छा बुरा कर सकते हैं, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, इसी तरह से उत्तर दक्षिण, इसी तरह से गुरु शिष्य और अमृत विष लिख सकते हैं। तो ऐसे आप लिखेंगे। बात पर बल देना, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है, यानी बात पे जोर दिया गया है। मैंने तो अपना बदला ले लिया है, इस पे कम दिया गया है। इन दोनों वाक्यों में क्या अंतर है, ध्यान दीजिए और बताइए। सही पहचाना, यहाँ पर ही का करके बात पे जोर दिया गया है। दूसरे वाक्य में शब्द कम भी है। शब्द एक शब्द के न होने से वाक्य के अर्थ में भी थोड़ा अंतर आ गया है। हम अपनी बात पर बल देने के लिए कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे ही, भी, तो आदि। पाठ में से इन शब्दों वाले वाक्यों को चुनकर लिखिए। ध्यान दीजिए कि यदि उन वाक्यों में से ये शब्द न होते तो उनके अर्थ पर इसका क्या प्रभाव पड़ता। तो इस तरह से हम लिख रहे हैं। पाठ से ही, भी एवं तो चुने गए वाक्य। खेल में तो यह सब चलता ही है, यहाँ तो भी आया, ही भी आया। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रख कर कहा, यहाँ पर ही भी है। उसके साथ भी बुराई की जाएगी। इस तरह से आप पाठ में से चुन करके ऐसे शब्दों को ही, भी, तो वाले को आप लिखेंगे। अब इनके प्रयोग से वाक्य का बल और महत्व बढ़ा है। वाक्य पर बल और महत्व बढ़ गया है। इस तरह से इसका आप उत्तर देंगे। पाठ 6 आगे आपकी बात। ध्यानचंद के स्थान पर आप होते तो क्या आप बदला लेते? यदि हाँ तो बताइए कि आप बदला किस प्रकार से लेते। तो ये आप स्वयं करेंगे, क्योंकि आपका यहाँ अनुभव, अपना अनुभव होगा कि किस तरह से आप बदला लेते अगर ध्यानचंद के स्थान पर होते हैं। आपको कौन से खेल और कौन से खिलाड़ी सबसे अधिक अच्छे लगते हैं और क्यों, इसे भी आप स्वयं करेंगे, क्योंकि आपके मनपसंद खिलाड़ी का नाम लिखना है और उन्हें क्यों आप पसंद करते हैं इसके बारे में लिखना है। समाचार पत्र से, क्या आप समाचार पढ़ते हैं? समाचार पत्रों में प्रतिदिन खेल के समाचारों का एक पृष्ठ प्रकाशित होता है। अपने घर या पुस्तकालय से पिछले सप्ताह के समाचार पत्रों को देखिए। अपनी पसंद का एक खेल समाचार अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो आपको समाचार पत्रों के प्रतिदिन खेल के समाचारों का एक पृष्ठ प्रकाशित होता है। अपने घर या पुस्तकालय से पिछले सप्ताह के समाचार पत्रों का देखिए। अपनी पसंद का एक खेल समाचार अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो इसे आप स्वयं करेंगे। मान लीजिए कि आप एक खेल संवाददाता हैं और किसी खेल का आंखों देखा प्रसारण कर रहे हैं। अपने समूह के साथ मिलकर कक्षा में उस खेल का आंखों देखा हाल प्रस्तुत कीजिए। संकेत, इस काल में आप आकाशवाणी या दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले खेल प्रसारणों की कमेंट्री की शैली का उपयोग कर सकते हैं। बारी बारी से प्रत्येक समूह कक्षा में सामने डेस्क या कुर्सियों पर बैठ जाएगा, जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता होती है, और 5 मिनट के लिए किसी खेल के सजीव प्रसारण की कमेंट्री का अभिनय करेगा। चलिए देखते हैं। शिक्षक के निर्देशन में इसे आपको छात्रों को
स्वयं करना है। किस तरह से करना है शिक्षक बताएंगे और उसे आपको स्वयं करना है। डायरी का प्रारंभ। कुछ लोग प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी बातें किसी स्थान पर लिख लेते हैं जो वे सोचते हैं या जो उनके साथ उस दिन हुआ था, जो उन्होंने देखा उसे ईमानदारी से लिख लेते हैं या टाइप कर लेते हैं। इसे डायरी लिखना कहते हैं। यानी जो भी प्रतिदिन का कार्य होता है उसे, महत्वपूर्ण कार्यों को लिखना ही डायरी लेखन कहलाता है। क्या आप भी अपने मन की बातों और विचारों को लिखना चाहते हैं? यदि हाँ तो आज से ही आरंभ कर दीजिए। आप जहाँ लिखेंगे वह माध्यम चुन लीजिए। आप किसी लेखन पुस्तिका में या ऑनलाइन मंचों पर लिख सकते हैं। आप प्रतिदिन कुछ दिनों में एक बार या जब कुछ लिखने का मन करे तब लिख सकते हैं। ये सब आप कर सकते हैं। महात्मा गांधी डायरी लेखन प्रतिदिन करते थे। शब्दों या वाक्यों की कोई सीमा नहीं है, चाहे 2 वाक्य 2 हो या 2 पृष्ठ। आप जो मन में आए उसे उचित और शालीन शब्दों में लिख सकते हैं। आज की पहेली। यहाँ एक रोचक पहेली दी गई है। इसमें आपको 3 खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं। आपको पता लगाना है कि कौन सा खिलाड़ी द्वारा गोल किया जाएगा। तो ये है 3 खिलाड़ी हैं। तो देखते हैं। ये खिलाड़ी देखेंगे तो नहीं जा पाएगा, इस खिलाड़ी को भी देखेंगे तो ये गोल तक नहीं जा पाएगा, यहाँ रुकावट है। लेकिन इस खिलाड़ी को आप देखेंगे, तो इसके साथ ही आराम से गोल तक जाएगा। तो ये खिलाड़ी गोल कर सकता है। इस तरह से ऐसे तार्किक प्रश्नों का पहले का आप उत्तर देंगे। झरोखे से। अपने भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी के बारे में बहुत कुछ बात की होगी। अब हम हॉकी जैसे ही अनोखे खेल के बारे में पढ़ेंगे जिसे आप जैसे लाखों बच्चे अपनी गली मोहल्लों में खेलते हैं। इस खेल का नाम है डांडी या गोथा। डांडी या गोथा यह भील भिलाला बच्चों का खेल है। डांडी और गोथा कुछ शब्द का अर्थ एक ही है, खेलने की हाथ लकड़ी। देखा जाए तो यह खेल काफ़ी कुछ हमारे राष्ट्रीय खेल हॉकी जैसा है। अंतर बस इतना है कि हॉकी में गोल करने के लिए गोल पोस्ट होता है, जबकि इस खेल में ऐसा कोई निर्धारण नहीं होता है। दूसरा अंतर यह है कि भील भिलाला बच्चों की वह गेंद है हॉकी की अपेक्षा एकदम साधारण होती है। यह बांस की बनी होती है। खेल सामग्री इसके क्या चाहिए? बांस के गुट्ठे की गेंद जिसे द्वित कहते हैं। गोथा यानी अंग्रेजी के यल अक्षर की तरह से मुड़ी हुई, अंग्रेजी के यल अक्षर की तरह से नीचे मुड़ी हुई बांस की डंडियाँ। राख से खेल के मैदान में सीमांकन करना और घेरे के भीतर एक छोटा वृत्त बनाना। कैसे खेलेंगे इसे? वैसे तो चाहे जितने खिलाड़ी खेल सकते हैं, मगर दोनों दलों में कम से कम 2-2 खिलाड़ी हों। टॉस करना, टॉस जीतने वाला दल खेल प्रारंभ करेगा। गेंद को छोटे छोटे घेरे या वृत्त में रखना। हमला करने वाले दल के खिलाड़ी खेल प्रारंभ होते ही बॉल को पीटते हुए बचाव दल के दायरे में दूर तक ले जाना चाहते हैं। दोनों दलों के एक एक खिलाड़ी अपनी अपनी तरफ के डी में खड़े रहते हैं। वे प्रयास करते हैं कि गेंद रेखा पार न करे। खिलाड़ी डांडी या गोथा के दोनों ओर से खेल सकते हैं, जबकि ऐसी सुविधा हॉकी के खेल में नहीं है। बाकी सारा खेल हॉकी के खेल के समान होता है। प्रश्न उठता है कि इस खेल में गोल पोस्ट नहीं होता, यानी गोल करने का मामला नहीं बनता, तो हार जीत का निर्णय कैसे किया जाता है? उत्तर यह है कि जो दल गेंद को अधिक से अधिक बार विरोधी के पाले में ढकेलता है वही बलवान है और इसलिए विजयी भी है। इस तरह से यह खेल होता है। धन्यवाद। आज बस इतना ही।